हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका हम लोग प्रायोगिक विश्लेषण विवरण हम लोगों ने किया था। आज हम परपोषण यानी विषमपोषी पोषण के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसका जिन जंतुओं में क्या होता है, विषमपोषी पोषण होता है। और हम चूंकि मनुष्य है और हमारे 10वीं के बायोलॉजी कक्षा में मनुष्य में पोषण हमें पढ़ना होता है, तो हम उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो अब मनुष्य में जो पोषण होता है, हम लोगों में जो पोषण होता है वो एक खास अंग के द्वारा होता है। उसको हम बोलते हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मानव पाचन तंत्र जो होता है इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं और पाचक ग्रंथियां जो होता है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। अब ये आहार नाल के जो भाग हैं यह हमारे भोजन को भौतिक रूप से, ठीक है, भोजन प्रक्रिया करती है। जैसे कि दांत, हमने भोजन लिया, दांत क्या हुआ, उसको काट दिया, ठीक है, छोटा छोटा कर दिया, कुचल दिया। ठीक है, तो भोजन को छोटा करने का काम ये जो कर रही है, दांत जो कर रही है, यह भौतिक क्रिया कर रही है। लेकिन हमारे लार में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन है और वो रासायनिक पदार्थ है, वो हमारे भोजन पर क्या करती है, क्रिया करती है और भोजन के अणुओं को एकदम छोटी छोटी सरल अणुओं में क्या करती है, तोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरह से आहार नाल जो है यह भौतिक प्रक्रिया, ठीक है, आहार नाल जो है, आहार नाल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भौतिक प्रक्रिया करती है। और पाचक ग्रंथियां जो है यह रासायनिक, चूंकि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और यह रासायनिक प्रक्रिया करती है, इसलिए ठीक है हमारा जो भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में, यह जो है, ठीक है, ये क्या है, जैव भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, जैव फिजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल क्या है, प्रक्रिया है, बायो प्रक्रिया है, बायो केमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, अब आहार नाल क्या होता है इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों ये है मुंह, देखिए ये मुंह हुआ, मुंह के बाद भोजन कहाँ आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे होती है एक, ठीक है, गर्सनी होती है। देखिए ये क्या है, ये गर्सनी है। अब गर्सनी में दो छिद्र होती है, एक छिद्र होती है जो ऊपर की तरफ कंठ में जाके खुलती है, उसको हम कंठ द्वार कहते हैं, और एक छिद्र होती है जिससे हम लोग भोजन निगलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं निगल द्वार। तो गर्सनी में दो छिद्र होती है, एक होती है कंठ द्वार और एक होती है निगल द्वार। ठीक है, उसके बाद जब भोजन निगल द्वार में चली जाती है तो इस पाइप में पहुंचती है। इस पाइप को हम लोग कहते हैं फूड पाइप, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे इसे ग्रास नली। क्या बोलेंगे, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली के बाद भोजन जो होती है वो आती है कहाँ, अमाश में। अमाश में भोजन जो होती है 4 घंटे तक स्थिर रहती है। ये हम आगे जब अमाश में पाचन पढ़ेंगे, अभी तो हम, ठीक है, पूरा ये, ठीक है, इस पाइप के बारे में हम जानना चाहते हैं, इसका डेफिनेशन क्लियर करना चाहते हैं। अमाश में भोजन जो होती है 4 घंटे तक होती है। इसमें अमाश में जठर ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से जिससे क्या होती है, जठर रस स्रावित होती है, और जठर रस से क्या होती है, ठीक है, बहुत सारी एंजाइम्स उसमें स्रावित होती है, उसकी सहायता से इसमें पाचन होता है। 4 घंटा लगता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब ये जो आपको ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, यहाँ के बाद भोजन, ये लाल वाला हमने दिखाया, अलग किया है, ये लाल वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ तक, ये छोटी आंत है। नाम तो है छोटी आंत, लेकिन हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग यही होता है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाल वाला भाग है, ये यहाँ तक, ये क्या हुआ, छोटी आंत हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, बड़ी आंत है। और यहाँ लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मलास रिक्टम होता है, और ये गुद्दा हुआ। तो ये जो हुआ मुंह को ग्रहण, भोजन को ग्रहण करने वाला अंग, मुख गुहा। ठीक है, और ये मल को त्यागने वाला अंग, ठीक है, गुद्दा, अनस। ठीक है, मल द्वार। ठीक है, तो मुंह से लेकर गुद्दा के बीच में ये जो पाइप है बच्चों, पाइप है, देखो ये पाइप, ये है क्या है, देखो यहाँ पर बेलनाकार है, बिल्कुल बेलनाकार चल रहा है, बेलनाकार चलता है। और देखो कुंडली बना रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, कुंडली बना रही है। कुंडली, ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, कुंडली कहते हैं। तो ये जो आहार नाल है एक ऐसी पाइप है जो शरीर के बीचों बीच, देख रहे हो, शरीर के बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच, ठीक है, शरीर के बीचों बीच कुंडलित,
बेलनाकार एक पाइप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। देखो यहाँ पे परिभाषा देखो, मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर कहां तक, गुदा तक, मुंह से लेकर गुदा तक, शरीर के बीचों शरीर के बीचों शरीर के बीचों बीच शरीर के बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच फैली, लंबी, लंबी कितनी लंबी बच्चों, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। ये पूरा पाइप मुंह से लेके कहां तक, गुदा तक, बीच में जो पाइप होती है इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यहाँ भी लिखा गया बीचों बीच, हमारे शरीर के बीचों बीच, ठीक है, लंबी, फैली, लंबी, कुंडलित, देखो इस तरह की संरचना, कुंडलित संरचना मतलब ऐसा ऐसा होता है, कुंडलित, कुंडलित एवं बेलनाकार, इस तरह की संरचना बेलनाकार है ना, यहाँ पे देखो इस तरह की संरचना बेलनाकार, ठीक है। नली को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। परिभाषा समझ में आई आपको, ठीक है। आपको परिभाषा में क्या बोलना है बच्चों, परिभाषा में ये कहना है, ठीक है, कि हमारे शरीर में मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर गुदा तक, ठीक है, एकदम शरीर के बीचों बीच, ठीक है, बेलनाकार और कुंडलित, बेलनाकार और कुंडलित, ठीक है, लंबी नलिकाएं, नलिकाओं को हम, पाइप को, नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। तो आहार नाल में तो भोजन जाती है या एक रास्ता प्रदान करती है, लेकिन आहार नाल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार का क्या होता है, एंजाइम से पाए जाते हैं। और एंजाइम हमने बोला, एंजाइम जो है बच्चों, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे सजीव शरीर में, हम लोग जो हमारा शरीर है उसमें क्या करता है, रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है, भोजन के पाचन ना, भोजन का पाचन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन के पाचन में, ठीक है, भोजन के पाचन में क्या करता है, अभिक्रिया में, अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। मतलब उत्प्रेरित, उत्प्रेरित का मतलब क्या होता है, हम करेंगे नहीं, हे जाओ ना कर देना ये काम, ठीक है, बात समझ रहे हो, हम करेंगे नहीं और किसी से करवाएंगे ना, ये खुद नहीं करता है, यह करने में क्या करता है, अभिक्रिया को करने में मदद करता है। जैसे भोजन ये खुद नहीं ना, भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित कर देता है, और अभिक्रिया की जो गति होती है उसको बढ़ा देती है, अभिक्रिया की गति को क्या करती है, बढ़ा देती है, एवं अभिक्रिया को संपन्न होने में सहायता प्रदान करती है। एंजाइम जो होती है, एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि एंजाइम एक प्रकार का है, तो आप बोलोगे प्रोटीन है, और यह हमारे शरीर में जो भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करने में क्या करता है, मदद करता है। और एक बात और है, एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार का, जो एंजाइम होता है उसका काम है अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया को क्या करना, संपन्न करना। जैसे कि किण्वन हमारे शरीर में होता है, और किण्वन की प्रक्रिया में क्या, जाइमेज और इन्वर्टेस एंजाइम जो है उसमें काम करती है। तो एंजाइम्स जो है वह किसी खास प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये एंजाइम के बारे में हमने थोड़ा जानकारी प्राप्त किया। अब देखो एंजाइम के द्वारा होता क्या है, भोजन के साथ क्या होता है। देखो भोजन जब हम लोग क्या करते हैं, रोटी वगैरह लेते हैं, इस तरह से काट लिया, तो ये भोजन को कुचल दिया, छोटा छोटा कर दिया, दांत में हम लोगों ने क्या है, दांतों की सहायता से थोड़ा छोटा छोटा किया उसको, ठीक है। अब वो उतना छोटा नहीं हुआ है, लेकिन अब लार मुंह में है, लार सलाइवा है, सलाइवा की सहायता से, सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। तो एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ है और वह उस पर भोजन को क्या करता है, और घुलनशील बनाता है, उसके अणु जो छोटे छोटे हैं, अभी छोटे उतने छोटे नहीं हुए, उसको और छोटा छोटा करता है, ठीक है। उसके बाद जब मुंह के बाद भोजन कहाँ आता है, अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक स्थिर रहता है। अमाशय में भोजन की जो स्थिति होती है बच्चों, गाढ़े लाई की तरह हो जाती है। किस तरह हो जाती है, गाढ़े लाई। कभी लाई फन्ना चिपकाने के लिए आपने लाई इतना बनाया होगा, क्या बोलते हैं, कार्तिक पर्व के अवसर पर हम लोग क्या करते हैं, लाई बनाते हैं, और लाई बना के फन्ना चिपकाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसी लाई के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लुगदी लाई, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको चिपकाते हैं। जरा सोचो, हमारे शरीर में तो कोई, ठीक है, क्या नहीं है, हमारे शरीर में क्या चूल्हा जला हुआ है, नहीं जला हुआ है, लेकिन फिर भी भोजन की स्थिति कैसी होती है, गाढ़े लाई की तरह हो जाती है हम भोजन की स्थिति। अर्थात वो कौन करती है, ये जो भोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो कौन करती है, भोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया पाचक ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम से करते हैं। अलग अलग अंग में अलग अलग प्रकार के क्या है, एंजाइम से पाए जाते हैं, और एंजाइम की सहायता से ही पूरे आहार नाल में भोजन आते आते ना, मुख गुहा से लेकर आते आते गुदा तक
ठीक है, भोजन का पूरा पूरा क्या होता है, सरलीकरण, बड़े बड़े अणु जो होते हैं, ठीक है, उतने बड़े बड़े रोटी का जो कण होता है उसको एकदम सरल, इतना अणु में, एकदम सरल अणुओं में क्या करता है, तोड़ देता है। तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित कर देना, तोड़ देना, सरलीकरण कर देना, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको क्या कर सके, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको आसानी से अवशोषित कर सके, सोख सके और उससे क्या कर सके, ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन का मतलब भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देना, ताकि शरीर उसे क्या कर सके, हमारे शरीर के जो अंग हैं उसको क्या कर सके, अवशोषित कर सके। ठीक है, पाचन समझ गए। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में पाचक एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में क्या करना, तोड़ देना, ताकि हमारा शरीर उस अणु को, ठीक है, भोजन के जो सरल अणु होंगे उसको क्या कर सके, आसानी से अवशोषित कर सके, सोख सके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होता है पाचन। अब बताओ, आपने देखा भोजन का क्या हो रहा है, हमारे शरीर में पाचन हो रहा है। और रही बात तंत्र की, ठीक है, तो तंत्र जब बहुत सारे अंग मिलकर किसी एक प्रक्रिया को क्या करता है, होने के लिए मदद करता है, तब हम उसको सारे अंग को मिलाकर क्या बोल देते हैं, ये तंत्र है। ठीक है, तो भोजन का पाचन में क्या एक अंग है बच्चों, मुख है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे अंग उसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ना, हर अंग में कुछ विशिष्ट क्या है, एंजाइम ना, ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, जो उसको क्या करती है, उससे निकलने वाला एंजाइम उसको पचाने, भोजन को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका, ठीक है, मानव का पाचन तंत्र की परिभाषा। ठीक है, वह तंत्र जिसके द्वारा मानव शरीर में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नाल की परिभाषा तो आपको मालूम ही है। ठीक है, आपको हमने करवाया कि मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर गुदा तक, एकदम शरीर के बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच। ठीक है, शरीर के बीचों बीच ना, कहीं पर ना बेलनाकार है ना, यहाँ पे बेलनाकार पूरा बेलना जैसा दिख ही रहा है, और कहीं पर क्या है, कुंडलित है और लंबी है। कितनी लंबी है, 8 से 10 मीटर। अगर फीट में बदलेंगे तो हो जाएगा 32 फीट। ठीक है, तो मुंह से लेकर गुदा तक, ठीक है, लंबी लंबी बेलनाकार कुंडलित नलिका को, नाल को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। इसी जब तक हमारे शरीर में भोजन हम ग्रहण किए, हमारे शरीर में भोजन रहता है, तब तक भोजन किसमें रहता है, आहार नाल में ही रहता है बच्चों। ठीक है, ये बातें हो गई। अब आहार नाल का पहला भाग, आहार नाल के भाग आपको कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आहार नाल के भाग को लिखे, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा, क्या चीज, मुख गुहा। उसके बाद गर्सनी, हमें बताया यहाँ पे क्या होता है, गर्सनी। गर्सनी में 2 छिद्र, एक कंठ द्वार जो ना, एक वो नली जो कंठ में जाके खुलती है उसको कंठ द्वार कहते हैं, और एक नीचे चली जाती है जिसमें, ठीक है, उसको हम निगल द्वार कहते हैं। अरे निगल द्वार मतलब पाइप का मुंह। ठीक है, ये मुंह। अब इस पाइप में जो आ गई, इस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप, और इसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली के बाद भोजन किस में आएगी, देखो, ग्रास नली के बाद क्या आएगी, अमाशय में आएगी, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। बच्चों अंदर ये जो देखो, जैसे मान लो स्किन है, ये बाहर का हिस्सा, स्किन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये त्वचा है और ये अंदर का त्वचा है। तो ये जो बाहर पेट को हम जो पकड़ रहे हैं, ये बाहर का हिस्सा है, इसको कहते हैं उदर। क्या बोलते हैं, उदर। लेकिन अंदर का जो हिस्सा होगा, अंदर की जो परत होगी, उसको हम लोग पेट कहते हैं। ठीक है, तो अमाशय का दूसरा नाम, ठीक है, क्या है बच्चों, ये पेट भी है ना, अमाशय को हम पेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और 4 घंटे तक पेट में यानी अमाशय में भोजन रहता है, तो पेट भर जाता है। ठीक है, अमाशय भर जाता है। ठीक, अमाशय के बाद भोजन क्या होगी, छोटी आंत में। ये जो पाइप है आपको, ठीक है, ये रेड वाली पाइप जो दिख रही है, यह छोटी आंत होती है। ठीक है, अब छोटी आंत में बच्चों क्या होती है, छोटी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं। छोटी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है क्षुद्रांत यानी कि इलियम। ठीक है, ये देखो यहाँ वाला, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ तक एक स्टॉपेज बना लो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो पाइप यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी पाइप जो होती है, दूसरा पाइप जो होती है, दूसरी जो होती है, ठीक है, दूसरा स्टेज जो है जेजुनम। यही क्या होता है, छोटी आंत का सबसे लंबा पार्ट होता है। देखो ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो होती है, ये क्या होती है, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक छोटी आंत का दूसरा पार्ट। और क्या होता है, ग्रहणी के बाद क्या होता है, जेजुनम होता है।
ठीक है। और ये छोटा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लास्ट पार्ट ग्रहण ना छोटी आंत का होता है, क्षुद्रांत, जिसको हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। और एक बात और, भोजन का जो पाचन होता है छोटी आंत के जेजुनम में ही क्या होता है, संपन्न हो जाता है। भोजन का पाचन पूरी तरह से, ठीक है, जेजुनम में ही क्या होता है, संपन्न हो जाता है। फिर अब छोटी आंत का जो एक भाग बच गया, सबसे ना पिछला भाग जो बच जाता है, क्षुद्रांत यानी कि इलियम, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें भोजन का, पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का, पच तो गया सिर्फ किसमें, पच तो गया जेजुनम में ही, लेकिन पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है, इलियम में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विलाई के द्वारा, रसांकुर के द्वारा होता है। वो हम जब, ठीक है, छोटी आंत के अंदर हम भोजन का पाचन देखेंगे तब समझेंगे। अभी फिलहाल रफ आइडिया लगाओ कि आखिर आहार नाल का डेफिनेशन हमें समझना है, आहार नाल में कौन कौन सा हिस्सा भाग लेता है, ठीक है, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट्स हो गए, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अच्छा हाँ, छोटी आंत की जो लंबाई होती है बच्चों, ठीक है, 6 से 8 मीटर की हो जाती है। बताओ, 6 से 8 मीटर की हो जाती है। हमारे आहार नाल की टोटल लंबाई 8 से 10 मीटर की है, उसमें छोटी आंत जो है वो कितना हो जाता है, देखो 6 से 8 मीटर की हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत ही होता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, आपको क्या बोलना है, छोटी आंत। ठीक है, नाम छोटी आंत भले है क्योंकि इसकी जो पाइप होती है पतली होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है, छोटी, उसके पाइप की मोटाई के हिसाब से इसका नाम रखा गया छोटी आंत, जबकि लंबाई में क्या है, बड़ी है। बड़ी आंत लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। बड़ी आंत नाम है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। लेकिन चूंकि इसकी मोटाई देख रहे हो ज्यादा है, छोटी आंत से मोटाई किसकी ज्यादा है, बड़ी आंत की ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बड़ी आंत रखा गया है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ पे देखो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, छोटी आंत है, और ये जो, ठीक है, ब्लू मार्कर से लिखा गया, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीकम। अब ये हिस्सा गिन लिया जाता है, ये हिस्सा जो गिना जाता है यह बड़ी आंत का हिस्सा माना जाता है, कि पहला भाग है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या है, सीकम है। ठीक है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम, जहां पे जुड़ती है वहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, ये छोटा पाइप यहाँ तक, सिर्फ इतना हिस्सा, ये क्या है, सीकम है। उसके बाद ये जो चालू हो गया, ये यहां से लेके यहां तक आएगा, ये ना, ये इस चौखोट से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये होता है कोलन। तो बड़ी आंत का एक हिस्सा सीकम हुआ, दूसरा हिस्सा क्या हुआ, यहाँ तक कोलन। लेकिन ये छोटा, ये सबसे यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ जो ना थोड़ा सा मोटा टाइप का हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, पाइप थोड़ा मोटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मलास। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये वाला हिस्सा जो है वो मलास है। मलास को इंग्लिश में हम लोग रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टम। तो बड़ी आंत की कितना हिस्सा हो गया, देखो ये छोटी आंत बड़ी आंत जहां पे मिल रही है, वहां पे बड़ी आंत का हिस्सा क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। ये मोटा वाला हिस्सा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ यहाँ तक, यानी कि ना ऐसे देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो गया, बड़ी आंत का भाग हुआ कोलन। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये मलास, यानी कि जहाँ पे मल आस लेता है, मल जहाँ पे ठहरता है। ठीक है, मल जब यहाँ पे काफी ज्यादा ठहर जाए, ये पूरा भर जाए, तो हम लोग को प्रेशर बनता है, हम लोग को बाथरूम जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही हिस्सा है, ठीक है, मलास, जहाँ पर मल ठहरता है, जिसको इंग्लिश में हम रेक्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है मल द्वार, मल को, ठीक है, बाहर निकालने वाला द्वार, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अनस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनस कहते हैं। ठीक है, आपने देखा, ठीक है, आपने ये डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद आहार नाली की लंबाई क्या होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक, और फुट में लगभग 32 फीट हो, ये ना फिट हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारा क्या है, भाग कौन कौन सा है, आहार नाल का भाग कौन कौन सा है, तो वो है मुख गुहा पहला, दूसरा है ग्रसनी, उसके बाद क्या है, ग्रासनली, उसके बाद क्या है, अमास, उसके बाद आती है आंत। आंत 2 प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, इंस्टेटाइन जो होता है, इंस्टेटाइन जो होता है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल इंस्टेटाइन और एक होता है लार्ज इंस्टेटाइन। ठीक है, तो छोटी आंत जो होती है, चूंकि यह लंबाई में बड़ी होती है और इसका
मोटाई जो है वह पतली होती है, इसलिए हम इसे मोटाई पतली होने की वजह से हम इसे छोटी आंत कहते हैं, लेकिन लंबाई इसकी होती है 6 से 8 मीटर। देख रहे हो इसकी हमारे शरीर में जो क्या होता है आहार नाल होता है, उसकी न्यूनतम लंबाई 8 मीटर है, ये 8 मीटर तक पहुंच जाती है। अर्थात आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है। और छोटी आंत का जो दूसरा हिस्सा है बच्चों जेजुनम ना, गरहनी के बाद क्या आता है यहाँ तक, तो गरहनी है यहाँ तक, ठीक, यहाँ से जेजुनम चालू हो जाता है। तो छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा जेजुनम होता है, और उसी जेजुनम में यानी छोटी आंत के ही दूसरे भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत यानी कि इलियम। इलियम में रसांकुर होता है, विलाई होता है, जिसके द्वारा भोजन के में पचे हुए भोजन का अवशोषण, भोजन पच गया है तो उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और पूरे शरीर में क्या करेगा, उस पचे हुए भोजन को भेज देगा। ठीक है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के लास्ट हिस्से में होता है। लास्ट हिस्से में भोजन का पाचन नहीं होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक, उसके बाद वो जो अपचा भोजन बच गया, अब जो भोजन नहीं पचा है, ठीक है, जो मल बनेगा, ठीक है, जो भोजन नहीं पचा है, तो वो भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है। कहाँ से, सीकम के जरिए बड़ी आंत में प्रवेश करती है। अब बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में जो होता है भोजन में जो जल के अंश होंगे, ठीक है, बड़ी आंत में भोजन में जो जल के अंश होंगे, उस जल को बड़ी आंत क्या करेगा, अवशोषित करके सोख के मूत्राशय में ना, देखो यहाँ पे जो होता है हम लोगों को, ठीक है, मूत्राशय होता है। ठीक है, जब हम लोग को टॉयलेट लगता है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है, इसको मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय के जस्ट पीछे, ठीक है, मूत्राशय के जस्ट पीछे क्या होता है, मलाशय होता है, अर्थात मूत्राशय और मलाशय आसपास ही होते हैं। तो जो मल है, ठीक है, वो तो आ जाएगा बड़ी आंत से, इस तरह से आएगा और वो कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा। लेकिन पानी वाला हिस्सा जो होगा वो किस में जाएगा बच्चों, मूत्राशय में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा बड़ी आंत के कितने पार्ट्स हैं, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। आपको सारे पार्ट्स अच्छे ढंग से याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे हम इसको भी काफी डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पाचक ग्रंथि जो होती है, ठीक है, मुंह में भी होती है पाचक ग्रंथि, ठीक है, और वो क्या है, लार ग्रंथि। मुंह में जो ग्रंथियां पाई जाती है वो लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां हैं हम मुख अभी पढ़ेंगे, पहला हिस्सा पढ़ेंगे मुख, फिर करेंगे ग्रासले, इस तरह से हम देख लेंगे। तो मुंह में होता है लार ग्रंथि। ठीक, उसके बाद यकृत और अग्नाशय। देखो ये वाला हिस्सा जो आपको इस साइड में हमने दिखाया है, देखो इसको थोड़ा हम हाईलाइट करते हैं, आपको शायद दिखेगा अच्छा से। ये हम लाल भाग से जो रंग दिए, ठीक है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये है यकृत। यकृत माने लीवर, ठीक है, हम लोगों का लीवर। अब लीवर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। ठीक है, और इसका वजन जो होता है ना, यकृत का जो वजन होता है बच्चों 1.5 kg का होता है। कितना का होता है, 1.5 kg का यकृत का वजन होता है। ठीक, उसके बाद यहां से यकृत से यहीं पर ये जो ग्रीन कलर का ना एक थैली होता है, थैली मतलब पन्नी जैसा थैली, ठीक है, तो थैली होता है जिसको हम पित्त की थैली बोल दो या पित्ताशय बोल दो, जहां पित्त रहता है। आस ना, आस मतलब क्या होता है, स्थान ना, तो पित्ताशय जहां पे पित्त रहता है उसको हम पित्ताशय कह लो या पित्त की थैली कह लो। तो ये हरा होता है, इसलिए हमने हरे कलर से इसको दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये है। अब यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है, बात दिमाग में रखोगे, पित्त रस क्या होता है, क्षारीय। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, ठीक है, ये जो ग्रंथि है इसी का वजन होता है 1.5 kg। आपको ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको यकृत बोलना है। उसका वजन कितना है, 1.5 kg, 1.5 kg। इससे कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब देखो यकृत, इससे जो होता है ना, इसका जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये हिस्सा मैंने देखो दिखाया है, यकृत से जो रस निकलता है वो रस। और यहाँ देखो ये जो हिस्सा दिखाया मैंने, ये वाला ना, ये आहार नाल में नहीं आता है, आहार नाल के साइड से ये सब क्या करते हैं, एंजाइम से भेजते हैं इसमें ना। आहार नाल देखो, आहार नाल तो सिर्फ यहाँ है, ये हिस्सा आहार नाल देखो इस तरह से चला गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हमारा यकृत का भी पाइप यहाँ पे आके क्या हो रहा है, देखिए देखो ग्रहणी में कूद रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो पीला वाला हिस्सा हमने दिखाया है, ठीक है, ये होता है हमारा अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। अग्नाशय से भी रस निकलता है, एंजाइम्स निकलता है,
ठीक है। और वो हिस्सा भी यहाँ पे देखो कहाँ पर दोनों इकट्ठा होकर किसमें कूद रहा है, किसमें मिल रहा है, ठीक है, वो खुल रहा है हमारे छोटी आंत के पहले भाग ना किसमें, ग्रहणी में ना, ग्रहणी में ये खुल रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये अग्नाशय, ये हमारा यकृत, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने साइड में थोड़ा दिखाया, ये जो हिस्सा है ये प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा। हमारे शरीर में यहाँ से प्लीहा भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, जब रक्त और लसिका पढ़ेंगे तो वहां पर प्लीहा भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्लीहा जो होता है हमारे शरीर में, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, कब्रिस्तान, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। खून का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, प्लीहा को। और ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है पोषण पे है। अगला क्लास में हम इसे भी ना, जब ये चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक अलग टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो प्लीहा हो गया, तो ये सारी चीजें साइड ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो मेन उसके बाद अब कुछ जो ग्रंथियां होती है, जिसको हमने इसमें दिखाया नहीं है, कुछ ग्रंथियां छोटी आंत के अंदर ही पाई जाती है, जिसको कहते हैं आंत्र ग्रंथि। छोटी आंत के अंदर जो ग्रंथि पाई जाएगा उसको क्या कहेंगे, आंत्र ग्रंथि। और उससे आंतरस निकलता है, आंतरस में से भी, आंतरस भी क्या करता है, भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद यहाँ भी एक चीज होता है जिसका हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, अमाशय के अंदर जो होता है जठर ग्रंथि होता है। अमाशय की जो दीवार होती है ना बच्चों, इसमें होती है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलती है, और वो रस भी भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये सारे हम ना अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप पहले इसका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अब हम देखेंगे मुख गुहा में, बच्चों मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है, मुंह में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो मुंह में दांत के बारे में और जीभ के बारे में हम अगले क्लास में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पाचन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो मुंह में जो होता है, ठीक है, वयस्क, जैसे कि हम लोग वयस्क हुए, वयस्क मनुष्य में क्या होता है, 32 दांत होता है, ठीक है। उसमें ये जो आगे का दांत दिख रहा है आपको, ठीक है, आगे का दांत जो नाक के जस्ट सामने नीचे होता है, आगे का जो दांत है, ठीक है, इसको हम लोग जिस तरह से ना, ये दांत, इसको हम इस तरह से भोजन को काटने में मदद करता है, ये वाला काटने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो दांत है हमारा कृंतक, क्या है, कृंतक। उसके बाद ये दांत साइड में जो आंख के सामने होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है 2 दांत, जैसे कि ना जब कभी आप भूतहा मूवी देखते होंगे तो दांत दोनों निकल बाहर आता है ना, वो दांत जो होता है उसको हम बोलते हैं रदनक, या फिर आप ये कह लो राक्षस दांत। राक्षस लोगों को ये दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो रदनक, ठीक है। रदनक दांत क्या करता है, भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। वो राक्षस जो मांसाहारी जीव होते हैं, राक्षस भी तो मांसाहारी होते थे ना, तो वो भोजन को चीरने फाड़ने में इसी दांत का हेल्प लेते थे। ये साइड वाला दांत जो नीचे निकलता है, तो 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, ठीक है। 4 आपके क्या होते हैं, कृंतक होते हैं, आगे वाला दांत, 4 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। ये भोजन को सिर्फ काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो 4 नीचे 4 ऊपर, 8 दांत हो गए क्या चीज, कृंतक का। 2 दांत हो गए रदनक, एक 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। राक्षस दांत जिसे कहते हैं, मांसाहारी जीवों में ये दांत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि चीरने फाड़ने में उसको मदद करता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद का जो दांत होता है, ठीक है, इस दांत के बाद का जो 2 दांत होता है इधर और 2 दांत होता है इधर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अग्रचवर्णक। अब इधर का जो दांत होता है सब भोजन को चबाने में मदद करता है। इधर के जितने दांत अब बच गए, 4 दांत यहाँ और 2 दांत ये, ठीक है, 6 दांत हो गए, 6 दांत ऊपर 6 दांत नीचे, ठीक है, जिसमें आपको 8 दांत हो गए कृंतक के और 2 दांत हो गए किसके, रदनक के, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 2 इधर और 2 इधर, सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे भी हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 4 8 हो गया, ठीक है। ये दांत जो हो जाता है आपका, ये हो जाता है अग्रचवर्णक, जो भोजन को चबाने में मदद करता है। फिर पीछे होता है 3 दांत होता है, चवर्णक होता है। ये दांत वाला हम अगले क्लास में देखेंगे। हम फिलहाल मुंह में देखते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो मुंह के दांत के द्वारा चबाया हुआ भोजन, ठीक है, उसमें क्या होता है, लार में जब सनाता है बच्चों, ठीक है, तो हमारे भोजन, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। आपने कभी मुंह में उंगली डालिएगा ना, तो उभर खाबर होगा, ठीक है, इसमें से लार निकलता है, लेर, जिसको लेर कहते हैं, थूक बनना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी का लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। उसमें पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबमैंडिबुलर और तीसरा है सबलिंगुअल। तो पैरोटिड जो होता है हमारे मुंह में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है,
इसी को दिमाग में रखना है। फिलहाल ज्यादा डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। पैरोटिड सबसे लंबी लार ग्रंथि होती है और यही जो ग्रंथि होती है, ठीक है, लार ग्रंथि सांप में ये जहर का काम करती है। सांप जब दांत आपको गरा देता है, ठीक है, तो वो अपने सलाइवा से क्या दे देता है, ठीक है, पैरोटिड से निकलने वाला जो सलाइवा दे देता है, जिसकी वजह से, ठीक है, विष लग जाता है। तो सांप में ये पैरोटिड से निकलने वाला जो ना क्या होता है, एंजाइम होता है, वो क्या करता है, विष का काम करता है, ठीक है। उसके बाद भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, हम जो भोजन का पाचन करते हैं, भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उसको क्या किया जाता है, भोजन के पाचन में मेनली रूप से उसको सरल अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि हमारा शरीर उसे क्या कर सके, अवशोषण कर सके। लेकिन जल, विटामिन और खनिज, इसके अणु इतने सरल होते हैं, छोटे होते हैं, सरल अणु ही होता है, सरल करने के, सरल में तोड़ने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा शरीर जो है उसको सीधे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो हमारे जटिल अणु होते हैं, जैसे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, हमने बताया कि गेहूं का आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, मकई का रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है बच्चों, स्टार्च। और स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड को देखो, पहले पॉलीसेकेराइड को किसमें तोड़ेगा, डाइसेकेराइड में, अभी भी डाइसेकेराइड में है, उसको तोड़ेगा एकल में, ठीक है, मोनोसेकेराइड में। तो जब तक मोनोसेकेराइड में नहीं टूट रहा है, समझो कि वो सरल अणु में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो भोजन में, हमारे भोजन में जो होते हैं स्टार्च या मंड, जिसको चोकर करते हैं ना, आटा में से देखते हो चोकर निकाला जाता है। अगर पूरा चोकर निकाल दिया जाए तो भोजन में मैदा जैसा बचेगा, वो हम भोजन को पचा भी नहीं पाएंगे, ज्यादा खा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है स्टार्च यानी चोकर या मंड जो होता है, ठीक है, वो भोजन में उपस्थित होता है। और हमारे लार में होता है दो प्रकार का एंजाइम, एक टाइलिन और एक क्या होता है, लाइपेज। लार में एंजाइम उपस्थित होता है टाइलिन और लाइपेज। तो भोजन में क्या मिल गया, लार, और लार फिर भोजन पे अभिक्रिया करके क्या करता है, उसे माल्टोस में बदल देता है। माल्टोस जो होता है बच्चों, ठीक, ये डाइसेकेराइड है, क्या है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। और माल्टोस जो होता है यह चीनी का एक रूप होता है बच्चों, क्या होता है, चीनी का रूप है। इसलिए हमारा भोजन जो होता है उसमें एक मिठास उत्पन्न होती है। अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं बनेगा तो भोजन मीठा नहीं लगेगा, तीता लगेगा। बुखार की स्थिति में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, माल्टोस हुआ, ठीक है। तो माल्टोस डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड में अभी भी नहीं बदला है बच्चों। पॉलीसेकेराइड को हमें क्या करना है, मोनोसेकेराइड में बदलना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हमारे मुंह में माल्टोस ये बना, जो चीनी का एक रूप है, भोजन में एक मिठास लाती है, माल्टोस में बदल देती है। उसके बाद माल्टेस, हमारे मुंह में एक और एंजाइम उपस्थित होती है, माल्टेस। यह क्या करती है ना, माल्टोस को ग्लूकोज में यानी मोनोसेकेराइड में अब क्या करा, उसको तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्थिति में आते आते भोजन जो होता है, मुंह में लार में सना हुआ भोजन, बिल्कुल जैसे कभी कभी हमारे मुंह में कंकड़ चला जाता है तो भोजन को हम बाहर निकालते हैं तो कैसा दिखता होगा आपको, दिखता है ना। वो जो भोजन होता है उस भोजन को हम कहते हैं बोलस। बाबू आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंह में लार में सना हुआ भोजन को क्या कहते हैं, फिर पूछा जाता है कि अमास में भोजन को क्या कहते हैं, फिर पूछा जाता है छोटी आंत में भोजन को क्या कहते हैं। तो वो तो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल आप याद रखोगे कि मुंह में लार में सना हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, BOLUS, बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस। अब लार में जो एंजाइम पाया जाता है बच्चों, एक होता है, दो प्रकार का एंजाइम होता है, देखो, क्षारीय इमाइलेज और दूसरा टाइलिन। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको काम देगा, ये याद रखना ना, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्षारीय इमाइलेज और टाइलिन। उसके बाद लार का क्या काम है, देखो, मुंह में म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। मुंह में उंगली, हम जो हाथ में चिपचिपा पदार्थ लग जाता है उसको म्यूकस कहते हैं। उसका मेन काम क्या है, भोजन को नमी बनाना, मतलब ना नम बना देना, पानी जैसा नम बना देना, ठीक है। उसके बाद लसदार बनाना, ताकि उसमें फिसल सके, लस सके, ठीक है, स्लिमी बना देता है, ताकि भोजन को निकलने में, अरे सूखा भोजन होगा निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। तो लार में जो म्यूकस होता है वो भोजन को क्या करता है, नम और लसदार बना देता है, ताकि भोजन को क्या कर सके हम, निगलने में ना सहायता मिले, मदद मिले। उसके बाद भोजन में लाइसोजाइम और थायोसाइनेट एक रासायनिक पदार्थ होता है। यह क्या करता है, मुंह में जो हम खाना खाते हैं, जो दांत उससे बच गया, जीवाणु काटे हम दांत, जितना छोटा होता है जीवाणु बच जाता है, ये थायोसाइनेट और लाइसोजाइम की वजह से वो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और ये सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं मुंह में, ठीक है। जो बच जाते हैं वो मरेगा कहाँ, आमाश में जाके। फिलहाल मुंह में भी क्या होता है, जीवाणु का नाश करता है, कौन, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। ये काम था लार का। लार से भोजन के स्वाद को भी ग्रहण करने में क्या होता है,
मदद मिलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक प्रॉपर नोट आप बना लेना। अगले क्लास में हम मिलेंगे और देखेंगे कि ग्रास नली में भोजन का पाचन कैसे होता है, फिर देखेंगे अमास में भोजन का पाचन कैसा होता है, फिर छोटी आंत में कैसे होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, इसका हम डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट बना के क्लास में आना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।